सुनाते रहेंगे, तस्वीर भी आपको दिखाते रहेंगे और चर्चा तो बनती ही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खास मेहमान, अपराजिता पांडे हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, डॉक्टर वाणी अहलुवालिया हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता, संजय राणा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, और राकेश गोयल जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। राकेश जी, सुनामी है बीजेपी की। पश्चिम बंगाल में यह तो दावा किया था अमित शाह ने कि 170 का दावा उनका था, लेकिन 170 से बहुत ज्यादा रुझानों में अभी हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनामी की तरह ही है ये विक्ट्री। जिस तरीके से विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है भाजपा, इसने बड़े जनादेश का शायद मुझे लगता है भाजपा के बड़े नेताओं ने भी अनुमान नहीं किया होगा। 170-75 तक लोग सोचते थे और उतना भी बोलते हुए थोड़ा सा उनको रुकते थे बोलते हुए, पर जिस तरीके से वो लगभग 190 के आंकड़े को टच कर रही है तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरह ही है और बहुत अच्छा मैंडेट है। अब भाजपा सरकार अगर बनाती है तो मुझे लगता है कि उनको पूरा प्रदेश की जनता के लिए काम करना चाहिए, नए उद्योग स्थापित करने चाहिए। जितने सालों से बंगाल पिछड़ा हुआ है उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उसके विकास को लेकर कार्य करना चाहिए। और लोग ये रहे लोगों के मन में कि इतने साल बाद अगर एक पार्टी को हमने सत्ता दी है तो उसने पूरे प्रदेश के विकास में अपना भरपूर ताकत लगा दी है। और मुझे लगता है भाजपा इस में पूरा खरा उतरेगी, क्योंकि उनका जो मेन एजेंडा है वो विकास का है कि उनको हर जगह विकास करना है, हर जगह उनको उद्योग स्थापित करने हैं, रोजगार पे कार्य करना है। तो मुझे लगता है वो इस दिशा में कार्य करेंगे और प्रदेश की जनता का विश्वास कायम रखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारे वादे भी बीजेपी कर आई है मैदान में, या कहें कि अब सत्ता में आई है तो वो वादे भी अब उन्हें निभाने भी होंगे। और चूंकि जितनी एक्सपेक्टेशन शायद बीजेपी ने की थी उससे बड़ी जीत बीजेपी को बंगाल में मिल रही। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, कैसे इस जीत को आप देख रहे हैं? क्या फैक्टर रहे, क्या कारण रहे? और जमीनी मेहनत तो स्वाभाविक होगी ही। वाणी जी, खेला कर दिया बंगाल में जी। मैं तो सबसे पहले जनगण प्रति अभिनंदन, मेरी शुभकामनाएं हैं। बंगाल, असम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, देश के कोने कोने में मुझे लगता है जो राष्ट्रवाद की अलख जग रही है वो एक बहुत अहम मुद्दा है। आज बंगाल की जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि बंगाल में जन्मे, राष्ट्र के लिए समर्पित रहे और अपना बलिदान देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार होगा। आज ये भी सिद्ध कर दिया है जनता ने कि राष्ट्रवाद की विचारधारा पर उनका अटूट विश्वास है। और ये भी स्पष्ट हो गया है जनता के इस प्रचंड मुझे लगता है जवाब से कि राहुल गांधी की जो हार की यात्रा है वो शतक के पार कर पास जाते जाते बहुत निकट पहुंच चुकी है। आज कोई भी किसी भी हार पर जो भी ठीकरा फोड़ रहा है वो स्पष्ट और साफ कर रहा है कि उसने कहीं ना कहीं ये गलतियां की थी कि उनको लगा कि भाई की राजनीति। लेकिन वाणी जी बंगाल में तो कांग्रेस अगर कहें तो कंपटीशन में थी भी नहीं। आप कांग्रेस को जरूर, आप हमें लग रहा है शायद वहां पर टीएमसी आपको लगातार चुनौती दे रही थी, टीएमसी से आपका मुकाबला भी कड़ा था। ये सारे पार्टनर्स, हाँ, ये सारे पार्टनर्स इन क्राइम, टीएमसी का गड़बड़ गठबंधन है ये पूरे देश में हम सब जगह देख रहे हैं कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता खो रहा है, आपस में ये गठबंधन लड़ रहा है। और ममता दीदी के तो क्या ही बोले, ममता बनर्जी तो कह रही है वाणी जी कि राहुल गांधी बीजेपी के साथ मिले हुए थे। आप तो ये देखिए, आप कह रही है कि तो राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए, वो तो कह रही है कि आप के साथ थे। वो तो एसआईआर पर भी बोलेंगी, गोगोई जी भी बोलेंगे अभी। दक्षिण भारत से भी आपको इनकी कुछ ना कुछ ऐसे ही जवाब मिलेंगे। ठीक है, अपराजिता जी एक रिएक्शन। केरला में तो ठीक है, कांग्रेस का अच्छा हम देख रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कांग्रेस के लिए, अच्छे केरला के पूरे जितने भी रुझान आ रहे हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में जिस तरह के आप देख रही हैं रुझान, क्या कहेंगी? असम में भी कहीं नहीं है कांग्रेस। देखिए, सबसे पहले मैं केरल के लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सत्य का साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। और ये बड़ा हास्यास्पद है, आपने बहुत सही पूछा कि वाणी जी से बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की जीत की, पर कितना डरते हैं ये लोग राहुल गांधी जी से। ये आज फिर साबित हो गया कि बंगाल की बात हुई तो ममता दीदी का नाम नहीं आया, राहुल गांधी जी का नाम जरूर आ गया। देखिए, सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं हो सकता। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे अपना दिए,
ममता बनर्जी की सीट पर 40,000 वाणी लोगों जी, के आ रहे हैं नाम आपके पास। काटे गए। ये था SIR। देखिए, हमने डिलिमिटेशन परिसीमन की बात की। जम्मू एंड कश्मीर से किस तरीके से फॉल्टी डिलिमिटेशन हुआ, असम में कैसे फॉल्टी डिलिमिटेशन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सिंपल फिलॉसफी मैं आपको बताती हूँ। बात करो विकास की, काम करो ध्रुवीकरण का। और भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी जी ने ये खुद मान लिया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि हमने हिंदू वोटों को कंसोलिडेट किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में जरूर की है, पर आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी अब खुद अकेले चुनाव लड़ेगी नेक्स्ट बंगाल इलेक्शन में, और देखिएगा क्या शानदार रिजल्ट आएंगे। असम की हम बात करते हैं, हमने असम में भ्रष्टाचार को उजागर किया। हम मानते हैं कि कोई कमी रह गई होगी कि इस बार हमारी सरकार नहीं बनी। जनता के फैसले को हम सराखों पर रखते जी। हैं और हम लेकिन निरंतर एक कोशिश छोटा करते सा रहेंगे। रिएक्शन जैसे इस पर केरल जरूर में- आपसे चाहूंगा अपराजिता जी। जहां जब अगर ठीक है, अगर बीजेपी आती है फिर आप हटाने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। आपने केरल का जिक्र किया, LDF UDF वहां पर बदलती रही, वाम मोर्चा कभी एक बार वाम मोर्चा, एक बार कांग्रेस, एक बार वाम मोर्चा, एक बार कांग्रेस, अमूमन ऐसा होता रहा। लेकिन इस बार तो 10 साल निकल गया। लेकिन जहां जहां बीजेपी आई वहां कांग्रेस के लिए फिर परेशानी बढ़ गई। अपराजिता जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस भी स्टेट में आ जाती है या फिर सेंटर में आ जाती है, तो आपने देखा है किस प्रकार से एजेंसी इसका दुरुपयोग होता है। SIR का दुरुपयोग हुआ। मैं तो वाणी जी से एक स्पष्ट सीधा सा सिंपल सवाल पूछती हूँ। 2024 के जो पार्लियामेंट इलेक्शन थे वो यही लिस्टों पे लड़े गए थे, उसके बाद इतनी जल्दी SIR की एक्सरसाइज खत्म करवाना क्यों? क्योंकि आपको लोगों के नाम काटने थे। ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000 नाम काटे गए। ये कौन सा SIR होता है? वाणी इतने जी। सालों में SIR नहीं हुआ। ठीक है, जवाब ले लीजिए। इलेक्शन में जब अपराजिता जी, जवाब ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, संजय जी के पास जाऊंगी मैं, जल्दी से वाणी जी। एक बहुत सुलझी हुई कांग्रेस की विद्वान प्रवक्ता हमारे समक्ष और इस चैनल के श्रोताओं के समक्ष ऐसे तथ्य रख रही है जिनके वजह से कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। जीरो ग्राउंड पे कोई क्षमता बची नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो है दल है जो 2 सीटों को अपनी झोली में लेके राम जी का विश्वास लेकर अपने कार्यों को सिद्ध करने में निकला और आज विश्व में अपनी विश्वसनीयता, अपने लोक कल्याण की नीति और अपने राष्ट्रवाद की भावना के साथ प्रचंड बहुमत से लोगों की स्वीकार्यता में है। और ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने 55-60 वर्षों तक मुझे लगता है केंद्र में और राज्यों में सरकार के मुखिया बने रहने के बावजूद देश को कहां काल कोठरी में धकेल के रखा था। ये भी जनता अब मुझे लगता है आंकलन भी कर रही है। हाँ। और अब उन्हें विश्वास भी हो गया है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ। ठीक है, संजय राणा जी, संजय राणा जी, वेस्ट बंगाल के जो रुझान आ रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं। संजय राणा जी, वेस्ट बंगाल के जो रुझान आ रहे हैं वो 190 के पार बीजेपी है। अब दूसरी तरफ टीएमसी 99 तक ही अटक कर रह गई है, और अब जो अपडेट हुआ है वो टीएमसी 96 है और बीजेपी 192 से आगे चल रही है। संजय राणा जी, टीएमसी एक बहुत अच्छी ऑपोजिशन के तौर पर थी बीजेपी के लिए, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस ये कह रही है कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन टीएमसी का क्या होगा? देखिए, हर पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी। जहां तक बात हो रही थी वेस्ट बंगाल के, तो वेस्ट बंगाल के चुनाव सिर्फ 2 लोगों के, 2 पार्टियों के बीच में होता, टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने नो डाउट अपने नैरेटिव्स, अपने प्लान, अपनी स्ट्रेटजी, अपने एग्जीक्यूशन, वोटरों को लुभाना या वोटरों को अपने पक्ष में करना, उनकी विचारधारा को उन तक पहुंचाना, बहुत अच्छा काम किया। उसको मैं सराहना करूंगा। जिस पार्टी का कुछ वर्चस्व नहीं था, जिसका 4% वोट था कुछ साल पहले तक, वो आज के दिन में सरकार बना रही है विद इन 15 ईयर्स, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। और टीएमसी, देखिए टीएमसी कहीं ना कहीं अपनी मूलभूत जिस बेसिस पे 2011 में उसने सरकार बनाया था, उन चीजों को भूल करके वो तुष्टीकरण की राजनीति में लग गई थी। और कहीं ना कहीं देखिए जो मुख्य मुद्दे थे, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा होता, महिलाओं का मुद्दा बहुत बड़ा होता, डेवलपमेंट का मुद्दा बहुत बड़ा होता और रोजगार का मुद्दा बड़ा होता। तो कहीं ना कहीं चारों पांचों चीजें तो उसमें कहीं ना कहीं टीएमसी फेल हो गया। जिसपे नरेशन पे चुनाव लड़ रहे थे 2021 का जीते थे, यानी मानुस और माटी की जो बात हो रही थी, तो वो जो नैरेटिव था वो सेट नहीं हो पाया। जहां तक बात हो रही थी कि क्यों हिंदू वोटर इनसे छटक गया, उसका कारण था। देखिए कहीं ना कहीं डेमोग्राफी चेंजेस हो रहे हैं,
जो टीएमसी का जो वोटर था या जो हिंदू वोटर थे, मैं बार बार ये बोलता हूं, जो हिंदू वोटर थे उनको भी अपनी अस्मिता, अपना जो कल्चर है, अपना जो खान पान है, तरीका, उसमें कहीं ना कहीं खतरा महसूस होने लगा था। और वो जो वोटर भी छटका था वो कहीं ना कहीं जाकर के इधर हो गया। जो 96-94 सीटें आप बता रही हैं, तो इसमें से 85 से 88 सीटें तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यानी 88 तो आपके पास ऑलरेडी थी। आप तो अपना गेम 80 से स्टार्ट ही कर रहे थे, यानी आप सिर्फ जो गेम किए हो 16 सीट पर, इतना बड़ा जो 213 सीट पाई थी 2021 में, वो घट करके इतने पे पहुंच जाती, तो सोचनीय विषय है कि किस बिल्कुल, ये पार्टी में सोचने वाली बात है और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि यहां पर रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, जल्द हाजिर होंगे।